बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्लिनिकल्स रिलेटेड टू ग्लूकोनेजेनेसिस को देखेंगे। तो पहला जो है हमारा ग्लूकोज यूरिया है, यानी कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। कौन सी कंडीशन के अंदर होता है? जब बॉडी के अंदर जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइपरग्लाइसीमिया आ जाए कि किडनी जितना यूरिन को वो फिल्ट्रेट कर रही है उतना रीअब्जॉर्ब ना कर पाए, उस कंडीशन के अंदर यूरिन के अंदर हमें ग्लूकोज मिलता है। नॉर्मली जो है वो 2 मिलीमोल पर मिनट जो है ना वो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन जब इस कैपेसिटी से ज़्यादा फिल्ट्रेशन होने लग जाए ग्लूकोज की, तब जो है ना यूरिन के अंदर हमें ग्लूकोज नज़र आना शुरू हो जाता है। ये मैं हार्पर से आप लोगों को बता रही हूँ क्लिनिकल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें प्रेगनेंसी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया मिलता है। पहला ग्लूकोज यूरिया हो गया, सेकंड जो है हाइपोग्लाइसीमिया क्यों मिलता है? वजह इसकी ये है कि क्योंकि जो फीटस होता है वो भी ग्लूकोज यूटिलाइज़ कर रहा होता है और मदर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर भी ग्लूकोज यूटिलाइज़ हो रहा होता है। और जब ये यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और इतनी ज़्यादा इंटेक नहीं हो रही होती ग्लूकोज की, तो इस कंडीशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और ये अगर फीटस के अंदर एक ये कंडीशन भी होती है कि अभी उनके अंदर, बच्चे के अंदर ग्लूकोनेजेनेसिस के एंजाइम डेवलप नहीं हुए होते। इसके साथ साथ मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम, ठीक है। नियोजेनेसिस एंजाइम्स नहीं होते बच्चे के अंदर भी सही तरह से डेवलप हुए। इसके अलावा अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, मतलब उसका वेट बर्थ पे बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब है कि वहाँ पे फैटी एसिड्स का लेवल भी जो होगा वो भी बहुत कम होगा। अगर फैटी एसिड का लेवल कम होगा इसका मतलब है कि ग्लिसरॉल का लेवल भी कम होगा। तो अगर हम ये सपोज करें ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम डेवलप हो भी चुके हैं थोड़े से, लेकिन फिर भी क्योंकि उसे सबस्ट्रेट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन सबस्ट्रेट ग्लिसरॉल था, ये नहीं मिलेगा, तो फीटस के अंदर इसके चांसेस या न्यू बॉर्न बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस क्या होती है, ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस का एक टेस्ट होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसके अंदर हम ये करते हैं कि 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से ना, मतलब जितने केजी उस पर्सन का वेट है उसके हिसाब से हम उसे, अगर 1 केजी में हम 1 ग्राम देंगे तो अगर उसका 70 केजी वेट है तो हम 70 ग्राम ग्लूकोज उसको देंगे। तो फिर हम 2 घंटे बाद तकरीबन देखते हैं कि इसने ग्लूकोज को यूटिलाइज़ किया है या नहीं। नॉर्मली हम जितना ग्लूकोज दें 2 आवर्स के गैप के बाद ग्लूकोज का लेवल बॉडी नॉर्मलाइज कर देती होती है, उसकी ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है और ग्लाइकोजन उसका बन जाता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना दोबारा अपनी असली हालत में आ जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन जिसमें डायबिटीज़ हो, ये डायबिटीज़ के लिए टेस्ट है। डायबिटीज़ के अंदर अब हमें पता है डायबिटीज़ 2 तरह की, एक तो टाइप 1 है और दूसरी टाइप 2 है। इन दोनों कंडीशन के अंदर बॉडी का ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, नॉर्मल लेवल पर नहीं आ पाएगा 2 आवर्स के बाद भी। टाइप 1 के अंदर ये होता है कि इंसुलिन, ये इंसुलिन डिपेंडेंट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। और टाइप 2 को हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होता। तो अब जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन भी जो है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हमें मिलता है। और टाइप 2 के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन ये रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं, यानी कि इंसुलिन ने जिन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करना होता है वो रिसेप्टर, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुकी होती है, रिसेप्टर पे इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रही होती, अटैच नहीं हो पा रही होती, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगी जिसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन जो है ना नॉर्मली ग्लूकोज को जो है वो मेटाबोलाइज करती है। जब ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो ग्लूकोज अगर यूटिलाइज़ नहीं हो रहा तो यही करेगा कि वो फैट्स की तरफ अपना रुख कर लेगा और जाके वो लिपिड्स की अमाउंट को ज़्यादा कर देगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। एक तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप ही तब होती है जब बॉडी के अंदर ओबिसिटी हुई हो, तो एक तो पहले ओबिसिटी है, इसके अलावा साथ में हाइपरलिपिडीमिया भी आ जाएगा। हाइपरलिपिडीमिया की वजह से अगर वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो तो एथीरोस्क्लेरोसिस भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस। अब देखिए ओबिसिटी है, ठीक है, हाइपरलिपिडीमिया है, एथीरोस्क्लेरोसिस है इसका, और चौथा साइन है हमारे पास ग्लूकोज का लेवल भी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है। ये चारों सिम्टम जब एक साथ आ जाएं इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब इसका इलाज हम यही कर सकते हैं कि हम इंसुलिन बाहर वाले सोर्स से दें, इंसुलिन एडमिनिस्टर करें। लेकिन अगर इंसुलिन हम एडमिनिस्टर करते हैं और ज़्यादा अमाउंट के अंदर दे दें तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है।
क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो गई तो ब्रेन को जो है वो प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से कॉमा एंड डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद चौथी चीज़ जो हमने देखनी है वो ये देखनी है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस पे एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 4 एटीपी और 2 जीटीपी इसके अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर हमने पतला होना है, हमने स्मार्ट होना है, तो हम क्या करें, अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट को ना, मतलब कि डाइट से अपनी कार्बोहाइड्रेट को एक्सक्लूड कर दें। कार्बोहाइड्रेट को अगर हम डाइट से एक्सक्लूड कर देंगे तब हमारी बॉडी के अंदर फ़ैट बर्निंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फ़ैट बर्निंग, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट को डाइट से एक्सक्लूड कर दिया तो क्या चलना, ग्लूकोनियोजेनेसिस चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमें एटीपी तो, हमें ग्लूकोज का लेवल तो मेंटेन करना होता है बॉडी के अंदर। तो अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस आएगी, और ग्लूकोनियोजेनेसिस किससे यूज़ करेगी, ये जो है फैटी एसिड बर्न होंगे, बीटा ऑक्सीडेशन होगी, जैसे एसिटाइल कोए आएगा, या फिर और यहाँ से भी चलेंगे टीसी साइकिल से ऑक्सैलोएसीटेट बना के ऊपर जा सकते हैं ग्लूकोज की तरफ, या फिर यहाँ पे जो ग्लिसरॉल प्रोड्यूस होता है, ग्लिसरॉल कन्वर्ट हो जाता है, पहले ग्लिसरॉल काइनेज इसके ऊपर एक्ट करता है और इसे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करा देता है, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम एक्ट करता है, जो कि इसे कन्वर्ट करा देता है डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट से, जो कि इंटरमीडिएट है ग्लाइकोलाइसिस का। तो ये चीज़ मैं पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। जब फैट बर्निंग होगी जिसकी वजह से क्या होगा, वेट लॉस होगा। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।